Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. In this video, we will cover Unit 4 Relational Database Management System RDBMS for class 11 Information Technology IT Code 802 in one short video. स्टूडेंट्स, जो भी चैप्टर आप इस टाइम क्लास 11 आईटी में पढ़ रहे हैं वो आपके क्लास 12 आईटी में भी काम आएंगे, यूज़फुल रहेंगे। अगर आप इन्हें अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्लास 12th में कोई कंसेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जो भी चैप्टर यहाँ पर कराया जा रहा है, आप सिर्फ उसको अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं बल्कि समझने के पर्पज़ से भी पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर्स यहाँ पर समझ गए तो आपको क्लास 12th में जाकर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको सभी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप RDBMS के बारे में पढ़ रहे हैं एंड जब आप क्लास 12th में जाएंगे वहाँ पर जो IT होगी वहाँ पर भी आपको डेटाबेस से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा। सेम केस विद जावा का अगर आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया चैप्टर, आपको क्लास 12th में भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी जावा को समझने में। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू to please focus on all the chapters of class 11th so that you do not face any problem in class 12. So let us start. Nowadays, storing data is not sufficient. We also need to store the data efficiently. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एक क्लास का रिकॉर्ड बनाना है या फिर पूरे एक स्कूल का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि आपने डेटा कलेक्ट किया एंड उसे स्टोर कर दिया कंप्यूटर में, बट इट विल ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव स्टोर्ड इट एफिशिएंटली। मीन्स वहाँ पर कोई इनकन्सिस्टेंसीज नहीं हो, जो भी डेटा है वो सब प्रॉपरली चेक्ड हो, करेक्ट हो और कोई डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो। तो ये सब चेक करने के लिए अगर आपने हर एक एंट्री चेक की तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं जाए एंड कोई मिस्टेक रह जाए। इसलिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि हमें ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल करे, कि वो खुद ही डेटा को एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करे एंड जो भी डेटा है उसको वैलिडेट करे। मींस हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हमने करेक्ट डेटा फिल किया है या नहीं, कोई डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है। ये सब फीचर्स ऑलरेडी उसमें हो, हमें ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर हम एक ऐसी डेटाबेस एंड एक ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी ये सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में, हमारे डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करने में। चैप्टर का नेम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से यूज़र एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है एंड उसे मेंटेन कर सकता है। एंड पॉपुलर डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं माई सीक्वल, Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, and many more. All these are popular examples of database management systems, and in this chapter, we will be studying about MySQL. Let us see that why are we using DBMS? ऐसा क्या है DBMS में जो कि हमें हेल्प करता है एक डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने जिस टाइप से डेटा दिया है डेटा उसी टाइप से अरेंज हो जाएगा। एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे ऑलरेडी डिफाइंड होता है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। क्वेरी द डेटाबेस मीन्स सपोज आपने बहुत सारा डेटा क्रिएट कर दिया है बट अब आपको उसमें कुछ फाइंड करना है, तो क्या आप वो मैन्युअली फाइंड करेंगे? नहीं, आपको डेटाबेस में मैन्युअली फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं एंड आपको अपना आउटपुट मिल जाएगा। सॉर्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस मीन्स जो भी डेटा है उसको आप इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन
Validate the data entered and check for inconsistencies. Means जो भी डेटा आपने एंटर किया है वो प्रॉपर राइट है या नहीं, एंड कोई डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि जब भी ह्यूमन कोई भी एंट्री करेगा डेटा की तो हो सकता है कि आप कोई एरर कर दें, तो उस एरर को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस आपके लिए वो ऑलरेडी प्रोसीजर देता है एंड डेटाबेस उस फंक्शन को परफॉर्म करता है जो कि आपको ये बताएगा कि उस डेटा में कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इट प्रोड्यूस फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑन पेपर। मीन्स जो भी आपने डेटा क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया है, अब आप उसको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में देख सकते हैं। आपको किसी को हार्ड कॉपी देनी है तो आप हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं, एंड अगर सॉफ्ट कॉपी देनी है तो आप सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर सकते हैं। So this is why we use DBMS, because DBMS has all these features. Now in this chapter we have to study about relational database. What is relational database? Relational database and database both are different things. Let us see how. Suppose एक स्टूडेंट को बोला गया है कि वो एक स्टूडेंट टेबल बनाएगा जहाँ पर स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी अवेलेबल हो, एंड दूसरे स्टूडेंट को बोला गया है कि वो पार्टिसिपेंट टेबल बनाए जिसमें स्टूडेंट आईडी एंड एक्टिविटी हो। सो इस तरह से हमने एक्टिविटीज़ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, मीन्स एक स्टूडेंट कुछ डेटा कलेक्ट करेगा एंड दूसरा स्टूडेंट कुछ और डेटा कलेक्ट करेगा, बट अब ये सारा डेटा हमें इंटरलिंक करना है, इंटरकनेक्ट करना है, तो इनके बीच हमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होगी जो कि एक कॉमन कॉलम की हेल्प से हम एस्टैब्लिश करते हैं। और जब हम डिफरेंट टेबल्स को एक कॉमन कॉलम की हेल्प से रिलेट करते हैं उसी को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में शोन है कि एक स्टूडेंट टेबल है, एक पार्टिसिपेंट टेबल है एंड एक एक्टिविटी टेबल है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू टेबल्स के बीच में जो कॉमन कॉलम है वो है स्टूडेंट आईडी, एंड लास्ट टू टेबल्स के बीच जो कॉमन है वो है एक्टिविटी। सो इस तरीके से हम स्टूडेंट टेबल एंड पार्टिसिपेंट टेबल को भी लिंक कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट टेबल एंड एक्टिविटी टेबल को भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच की एक कॉमन टेबल है पार्टिसिपेंट टेबल। सो इस तरह से जब भी हम डिफरेंट टेबल्स को रिलेट करते हैं, डिफरेंट डेटा in different tables is related through a common relationship that is called relational database. Next question can be asked that what are the benefits of using a DBMS? So there are 4 benefits. Redundancy can be controlled. What is redundancy? It means that the same data entry is repeated. Means आपने कोई भी डेटा एंटर किया है किसी भी एक पर्टिकुलर एंट्री के रिगार्डिंग, एंड वो डेटा आपने 2 बारी क्रिएट कर दिया है, तो आपने क्या किया, एक तो आपने सेम डेटा को रिपीट कर दिया, दूसरा आपने स्पेस भी वेस्ट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। बट अगर आप एक DBMS यूज कर रहे हैं तो आपको DBMS इंडिकेट कर देगा कि आपने डेटा रिपीट कर दिया है, और इसकी हेल्प से हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंस कैन बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेटा जो एक टेबल में क्रिएट किया था उसको आपने दूसरी टेबल से लिंक किया था, बट सपोज आपने एक डेटा जो एक टेबल थी वो तो अपडेट कर दी बट दूसरी टेबल को अपडेट नहीं किया, तो इससे क्या हुआ कि डेटा सिर्फ एक जगह अपडेट हुआ है बट दूसरी जगह अपडेट नहीं हुआ। तो अगर आप DBMS यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर डेटा लिंक्ड है, एंड जब भी आप एक टेबल में चेंज करते हैं तो वो दूसरी टेबल में जो लिंक्ड टेबल है उसमें विजिबल हो जाता है, एंड इस वजह से इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम DBMS में नहीं आती। Next, data can be shared. You can share the data with different users, and you can also apply security restrictions. Means आप ही कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपका डेटा देख सकता है और कौन नहीं। आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आप एक्सेस को डिफरेंट एक्सेस दे सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इस तरह से हमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं DBMS यूज करने के, दैट इज व्हाई वी शुड यूज अ DBMS. Next topic is RDBMS terminology.
Here we have to talk about the terms that we will be using in relational DBMS. First term is domain. Domain पॉसिबल वैल्यूज का एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम किसी भी कॉलम की वैल्यू को डिराइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कॉलम है तो उसकी वैल्यूज किसी न किसी स्पेसिफिक कलेक्शन से डिराइव होंगी. मींस एक कलेक्शन होगा जहां पर हम ये डिसाइड करेंगे कि एक कॉलम में सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती हैं, इनसे बाहर कोई वैल्यू नहीं आएगी. तो वो सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट होता है डोमेन. नेक्स्ट इज टेबल्स और रिलेशन इन अ डेटाबेस. जब हम एक डेटाबेस की बात कर रहे थे तो हम अपना डेटा कहाँ पर स्टोर कर रहे थे? एक टेबल में. और अगर हम एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम एक टेबल को कहते हैं रिलेशन. सो व्हाट इज रिलेशन? A table in a relational database is called relation. Then next is record. The horizontal subset of the table is known as row or tuple. जैसा कि यहाँ पर जो भी हॉरिजॉन्टल सबसेट्स हैं ये इन्हें हम कहते हैं रो या फिर टपल. एंड यहाँ पर हर रो रिप्रेजेंट करेगी एक रिकॉर्ड जो कि एक कलेक्शन है डेटा का अबाउट एनी पर्टिकुलर एंटिटी. मीन्स यहाँ पर जो भी कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये जो डेटा है तो हर रो एक पर्टिकुलर कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड इसी रो को हम टपल भी कहते हैं. तो रो या फिर टपल हमें रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक रिकॉर्ड अबाउट एनी पर्टिकुलर एंटिटी. नेक्स्ट इज फील्ड. इट इज द वर्टिकल सबसेट ऑफ द टेबल. मीन्स यहाँ पर जितने भी हमें कॉलम्स दिख रहे हैं इन सभी में जो डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा. एंड यहाँ पर हम इस वर्टिकल सबसेट को कहते हैं कॉलम, एट्रीब्यूट या फिर हम इसे फील्ड भी कह सकते हैं. एंड हर कॉलम का एक यूनिक नेम होता है. मीन्स आपको कस्टमर आईडी का अगर एक कॉलम क्रिएट करना है तो आप सिर्फ एक ही कॉलम क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा कॉलम अगर क्रिएट करना है तो उसका कुछ और नेम होगा. मीन्स कोई भी दो कॉलम ऐसे नहीं हो सकते जिनका नेम सेम हो, उनका नेम डिफरेंट ही होगा. क्योंकि वहां पर जो सेम टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आपको दूसरा कॉलम क्रिएट ना करना पड़े. आप एक ही कॉलम में अपने डेटा, सेम डेटा टाइप को स्टोर करें. देन नेक्स्ट इज MySQL. It is an open source RDBMS software. It is available free of cost. मीन्स अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस यूज करना है तो उसके लिए MySQL एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज की. व्हाट इज की? Key may be one column or a combination of column and it is used to identify one or more rows in a table. सपोज यहाँ इस टेबल कस्टमर में हम देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसकी हेल्प से हम हर रो को इंडिविजुअली यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो कस्टमर आईडी एक की है. अगर हमने सिर्फ फर्स्ट नेम को एज की लिया तो हो सकता है कि फर्स्ट नेम तो सेम भी हो सकते हैं. सो इस केस में हम फर्स्ट नेम को की कंसिडर नहीं करेंगे. बट अगर हमने कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम दोनों को साथ में एज अ कॉम्बिनेशन लिया है तब हम कह सकते हैं कि वो की है. क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास एक ऐसा कॉलम अवेलेबल है जो कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा. सो इन टोटल कि एक ऐसा कॉलम या फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम है जहां पर एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होगा जिसकी हेल्प से आप हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आई होप आपको की का कंसेप्ट समझ में आया होगा. व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है टेबल में जिसकी हेल्प से हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. एंड हर टेबल के पास अपनी एक प्राइमरी की होती है जिसकी हेल्प से हम उस टेबल के किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो we can say that a primary key is a field in a table that is unique for each record. The purpose of a primary key is to uniquely identify each record in a table. So यहाँ पर आपको प्राइमरी की का पर्पस भी याद रहना चाहिए कि हम इसे इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएं. जैसा कि इस टेबल में क्या होगी प्राइमरी की? यहाँ पर प्राइमरी की हो सकती है कस्टमर आईडी
क्योंकि कस्टमर आईडी हर कस्टमर के लिए डिफरेंट होगी। एड्रेस हो सकता है कि दो कस्टमर सेम एड्रेस से हो और उनके पास सेम टेलीफोन नंबर हो हो सकता है कि ये दोनों एंट्री सेम हो, तो उस केस में ये दोनों प्राइमरी की नहीं हो सकती। लास्ट नेम फर्स्ट नेम भी सेम होते हैं लोगों के, तो इसलिए ये दोनों भी प्राइमरी की नहीं हो सकते। बट कस्टमर आईडी दैट विल ऑलवेज बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, so that is why customer ID will be the primary key in this table. Next, we have to talk about candidate key and alternate key. Before it, please have a look on this table. यहाँ पर अगर पूछा जाए कि प्राइमरी की क्या हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर दो प्राइमरी की हो सकती हैं। पहली एडमिशन नंबर एंड दूसरी है रोल नंबर। एंड रीज़न पूछा जाए तो रीज़न है कि इनकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक रिकॉर्ड को। बट अब हम दोनों प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ इनके ग्रुप की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कीज प्राइमरी की बन सकती हैं। तो इस ग्रुप ऑफ कॉलम को हम कहेंगे कैंडिडेट की। मींस कैंडिडेट की एक कॉलम होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ कॉलम होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल की प्राइमरी की बनाने के लिए। एंड हमने कैंडिडेट क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट्स हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट कैंडिडेट की। एंड ऑल्टरनेट की एक ऐसी की जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाई, क्योंकि हम इन दोनों में से ही प्राइमरी की बना सकते थे। तो अगर एडमिशन नंबर सपोज कर लेते हैं, एडमिशन नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया है, तो रोल नंबर प्राइमरी की नहीं बन पाया, तो हम रोल नंबर को क्या कहेंगे, रोल नंबर विल बी द ऑल्टरनेट की। You cannot call name, class, section, dues as the alternate keys. Why? Because ये प्राइमरी की नहीं बन सकती थी। जो प्राइमरी की बन सकती थी मीन्स एक ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की बन सकती थी बट वो नहीं बन पाई, तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट की। सो आई होप आपको कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की अच्छे से समझ में आ गए हैं। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, एक टेबल के पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो कैंडिडेट कीज हैं, बट प्राइमरी की सिर्फ एक ही बनेगी। मींस एक टेबल के पास सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। सो ऑल्टरनेट की कौन सी होगी, जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाई, क्योंकि दोनों प्राइमरी की नहीं बन सकती, सिर्फ एक ही प्राइमरी की बन पाएगी। नेक्स्ट इज फॉरेन की। जब भी हम किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में यूज़ करते हैं, तब हम उसी प्राइमरी की को कहेंगे फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, डेप्ट आईडी, डी नेम एंड सिटी। सो ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। एंड एक दूसरी टेबल है एम्प्लॉय, जिसमें हमने डेप्ट आईडी कॉलम यूज़ किया है। तो हम डेप्ट आईडी को क्या कहेंगे, फॉरेन की कहेंगे एम्प्लॉय टेबल की। क्यों, क्योंकि वो डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की थी एंड उसे हमने एम्प्लॉय टेबल में यूज़ किया है, तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज फॉरेन की। एंड please note that the primary key column and the foreign key column must have the same data type and size. मीन्स उनका डेटा टाइप एंड साइज सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी आप उसको एज फॉरेन की यूज़ कर पाएंगे। Next, we have to talk about MySQL and its characteristics. MySQL is a popular RDBMS and it is pronounced as MySQL. You will not pronounce it as MySQL, you will pronounce it as MySQL. It was founded and developed in Sweden by David Exmark, Alan Larson and Michael Widenius, who had worked together since the 1980s. You have to learn the names of the founders and the place where it was developed. It can be asked in examination. Then we have to learn about the characteristics of MySQL. First of all, MySQL open source सॉफ्टवेयर है, हमें इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। वी कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज इट, एंड it is released under an open source license, so we can customize it also. And it has superior speed, means इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, हम इस पर easily वर्क कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, रिलायबल है। एंड इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, मीन्स आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इट हैज़ कंपैटिबिलिटी विद मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड C++ ऑल्सो।
It uses a standard form of the well-known NC SQL standards. These standards are used. So ऐसा नहीं है कि आप इस पर trust नहीं कर सकते. You can trust it because it has its standards. And MySQL is an easy to install RDBMS. You can easily install it and it is capable of handling large data sets. Means अगर आपको बहुत सारा data उस पर work करना है आपको, तो भी आप MySQL यूज कर सकते हैं. It can handle it. It has that capability. MySQL is released under an open source license. It does not require any cost or payments for its usage, as I just told you. So यहाँ पर हमें steps दिए गए हैं कि हम MySQL को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, but it will not be asked in examination, so we are skipping this part right now. Then here a note is given. It is important. आपको याद रखना है कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं MySQL की, तो आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा कि आप पासवर्ड एंटर कीजिए. आपको वो पासवर्ड याद रखना होगा क्योंकि जब भी आप MySQL स्टार्ट करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड पूछा जाएगा. तो अगर आपसे जब भी पासवर्ड पूछा जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन के टाइम, तो आप उस पासवर्ड को एंटर करेंगे एंड उसको याद रखेंगे क्योंकि आपको हर टाइम नीड होगी जब भी आप स्टार्ट करेंगे MySQL को. MySQL में वर्क करने के लिए आपको SQL कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं एंड इनके 2 बेसिक टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स एंड सेकंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज 2 टाइप्स की होगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. एंड इन्हीं लैंग्वेज पर बेस्ड कमांड्स होती हैं. सो यू कैन कॉल इट एज DDL कमांड्स एंड DML कमांड्स. ये बोलने में थोड़ा इजी रहेगा एंड आपको याद भी आसानी से रहेगा. सो अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो प्लीज फोकस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल DDL कमांड्स. ये कमांड्स हमें हेल्प करती हैं डेटाबेस या फिर टेबल से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने में. जैसे कि अगर हमें न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस. न्यू टेबल क्रिएट करनी है तो कमांड होगी क्रिएट टेबल. इफ वी हैव टू मॉडिफाई अ टेबल देन द कमांड विल बी ऑल्टर टेबल. And if we have to delete a table, then the command will be drop table. So here the most important thing that you have to keep in mind that it is you don't have to take care of the case. केस कुछ भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, बट आपको ये जो कमांड है वो एज इट इज लिखनी है. मींस अगर क्रिएट डेटाबेस कमांड है तो आप ये लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्रिएट द डेटाबेस या फिर क्रिएट द टेबल. ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि कमांड यही है क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल. सो you have to take care of the actual command and not the case of the command. क्योंकि अपर केस में लिखेंगे या लोअर केस में बात सेम रहेगी, बस आपको कमांड का ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कमांड क्या है. देन नेक्स्ट इज DML कमांड्स. ये हम तब यूज करेंगे जब हमें डेटा के साथ मैनिपुलेशन करनी है. मीन्स if you have to extract data from a table then you will use the command select. If you have to update data in a table, you will use the command update. To delete data from a table, you will use the command delete. And to insert new data into a table, you will use the command insert into. सो बेसिकली ये जो DML कमांड्स हैं ये हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब हमें एक टेबल के डेटा की मैनिपुलेशन करनी है. मीन्स यहाँ पर हम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो टेबल में डेटा है उसकी मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो होती हैं DML कमांड्स. एंड अगर हम टेबल की बात करेंगे या फिर हम डेटाबेस की बात करेंगे तब हमें बात करनी है DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की. सो आई होप आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, whenever you have to give such commands for database or table, you will give the DDL commands. And if you have to give the commands for data manipulation, then you will give the DML commands. Means DML commands are related to data of a table and DDL commands are related to the database or the table. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. Still कोई confusion है, you can ask me and I will answer you in the comment section.
whenever we are storing the data in a given table column, then there is some specific data type of that column. means उस column में किस type का data store होगा उसे हम कहते हैं data type. And in MySQL there are different data types available. We will be studying some of the most common ones. Here first one is character. Character and variable character both belong to the class of text. मीन्स अगर हमें टेक्स्ट टाइप करना है तो या तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करेंगे या फिर वेरिएबल कैरेक्टर. सो कैरेक्टर डेटा टाइप जब भी हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइज स्पेसिफाई करेंगे हम उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है. सपोज यहाँ पर आपने लिखा है कैरेक्टर 4, तो इसका मतलब है कि 4 लेंथ, इतनी मेमोरी 4 लेंथ कैरेक्टर्स की स्पेसिफाई हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है मेमोरी में. एंड अगर आपने 3 कैरेक्टर्स भी एंटर किए हैं, मींस एक कैरेक्टर आपने नहीं एंटर किया, तब भी वो एक कैरेक्टर की मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी. बट इन केस ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर आपने यहाँ पर कुछ भी साइज, सपोज आपने 25 लिया है साइज वेरिएबल कैरेक्टर में, बट जो आपने एक्चुअल में टाइप किया है वो 25 से कम है, तो उस केस में जितने अनऑक्यूपाइड कैरेक्टर्स हैं वो सभी मेमोरी में वापस चले जाएंगे एंड मेमोरी का स्पेस सेव हो जाएगा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर कि साइज आप दोनों में स्पेसिफाई करेंगे. साइज किस लिए स्पेसिफाई करते हैं कि मैक्सिमम इतना है कि मैक्सिमम हम इतने कैरेक्टर्स यहाँ पर लिख सकते हैं. बट इन केस ऑफ कैरेक्टर वो अनऑक्यूपाइड कैरेक्टर को मेमोरी को वापस नहीं करता है, मेमोरी ऑक्यूपाइड रहती है. एंड वेरिएबल कैरेक्टर में जो अनऑक्यूपाइड कैरेक्टर होते हैं वो मेमोरी को वापस दे देते हैं एंड मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं रहती इन केस ऑफ अनऑक्यूपाइड कैरेक्टर. सो आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे. नेक्स्ट इज डेसिमल डेटा टाइप. यहाँ पर आपको साइज एंड डेसिमल प्लेस दोनों स्पेसिफाई करने होते हैं. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ साइज स्पेसिफाई किया एंड डेसिमल प्लेस स्पेसिफाई नहीं की तो आप सिर्फ एक नंबर लिख पाएंगे, वहां पर डेसिमल इंसर्ट नहीं कर पाएंगे. बट अगर आपने डेसिमल प्लेस भी स्पेसिफाई की है तो आप अकॉर्डिंगली डेसिमल भी प्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंट और इंटीजर. वी यूज दीज इंटरचेंजेबली. मीन्स आप इंट और इंटीजर एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू. आप यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी, और अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 11 विड्थ है, उससे ऊपर इंटीजर की विड्थ नहीं होती है. देन नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम. डेट, जब भी हमें डेटा टाइप लिखना है, मीन्स जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो एज डेट एक्सेप्ट हो, और अगर टाइम के केस में है तो टाइम एक्सेप्ट हो, तो इसलिए हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप यूज करते हैं. So students, till now we have studied all the basics about database management system and about relational database. Now we are proceeding to SQL commands. अब हम serial wise means जो हमें सबसे पहले स्टेप लेना है, जैसा कि database create करना है, उसके बाद database को use करना है. So सीक्वेंस वाइज हम अब पढ़ेंगे SQL कमांड्स को, उनका सिंटेक्स, उनके एग्जाम्पल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्रिएटिंग अ डेटाबेस. द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ डेटाबेस. For this we will use the command create database. Here is the syntax: create database, database name. means क्रिएट डेटाबेस तो कमांड है, बट उसका सिंटेक्स क्या है, मीन्स आपको उसे किस तरह से यूज करना है, वो है क्रिएट डेटाबेस एंड देन यू हैव टू गिव द डेटाबेस नेम. मीन्स आपके डेटाबेस का जो भी नेम है वो यहाँ पर मेंशन करना है एंड देन यू हैव टू एंड द स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन. आप जब भी कोई सीक्वल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आप उसे सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे. जैसे कि आप इंग्लिश में कोई भी स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आप फुल स्टॉप के साथ उस स्टेटमेंट को एंड करते हैं. इन द सेम वे जब आपको एक सीक्वल स्टेटमेंट को एंड करना है तो आप सेमीकोलन का यूज करते हैं. इट इज नेसेसरी.
So here example is given, create database school and then at last semicolon to indicate that the statement is completed. So once you will put this, then the statement will be executed, means a school database will be created, a database with the name school. अब जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, उसके बाद जब हमें उस डेटाबेस को यूज करना है तो हम कमांड यूज करेंगे यूज देन डेटाबेस नेम। यहाँ पर हम यूज डेटाबेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज लिखेंगे एंड देन डेटाबेस का नेम डायरेक्टली पुट करेंगे। सो हमारे डेटाबेस का नेम है स्कूल, सो वी विल give the command use school and then at last semicolon. So after this it will be shown database changed, means अब तक जो database यूज हो रहा था वो चेंज हो चुका है, अब दूसरा database यूज हो रहा है, कौन सा वाला, जो आपने कमांड में मेंशन किया है। सो अब आप इस database में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड इज टू व्यू द करंट डेटाबेस, मीन्स अगर आपको नहीं पता है कि आप इस टाइम कौन सी डेटाबेस में वर्क कर रहे हैं तो आप उसका नेम देखने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। यू विल गिव दिस कमांड एंड देन द नेम ऑफ द डेटाबेस विल बी डिस्प्लेड। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल। आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस। आपने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया, then you are using that database, after that you will create a table. For this we learned that the command is create table and here is the syntax for the table command। जब आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहली कमांड होगी क्रिएट टेबल, उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना होगा टेबल का नेम एंड देन आपको टेबल में कौन कौन से कॉलम चाहिए, कॉलम्स के क्या क्या डेटा टाइप होने चाहिए, ये आप मेंशन करेंगे। किस वे में, सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना है टेबल नेम के बाद एंड ब्रैकेट में आपको लिखना है कॉलम नेम एंड फिर उसका डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप कॉलम का होना चाहिए वो आप मेंशन करेंगे। देन यू विल पुट अ कॉमा एंड देन यू हैव टू मेंशन फर्दर कॉलम नेम्स एंड डेटा टाइप्स in the similar way, and once you are done with writing the column name and data type you will put a bracket at the end and then semicolon. So I hope आपको सिंटेक्स समझ में आया है। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते हैं। सो क्रिएट टेबल लिखने के बाद आपको टेबल नेम स्पेसिफाई करना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड कॉलम नेम डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर दूसरा कॉलम नेम दूसरा डेटा टाइप, इस तरह से जहां तक आपको कॉलम्स क्रिएट करने हैं वहां तक करेंगे एंड देन एट द एंड यू विल पुट अ ब्रैकेट एंड देन at end you will put semicolon to complete the statement. So then your database will create your table. अगर सेम नेम के साथ एक और टेबल एग्जिस्ट करती है उसी डेटाबेस में तो एरर मैसेज शो हो जाता है एंड आपको जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एक मीनिंगफुल नेम दे टेबल को एंड जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसके रिगार्डिंग नेम होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए एंड जो टेबल नेम्स हैं एंड कॉलम नेम्स हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है सीक्वल कमांड्स। अगर आप स्टूडेंट को कैपिटल में लिख रहे हैं या स्टूडेंट को स्मॉल में लिख रहे हैं तो वो सेम ही ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं है। एंड आपको कॉलम जितने भी बनाने हैं टेबल में सबके पास यूनिक नेम होना चाहिए, मींस ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिखा नेम कैपिटल में एंड नेम लोअर केस में तो वो डिफरेंट ट्रीट होगा, वो सेम ट्रीट होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है सीक्वल कमांड्स एंड हर कॉलम का यूनिक नेम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हम ये बात एक डेटाबेस के लिए कर रहे हैं, हम ये बात सिर्फ एक टेबल के लिए कर रहे हैं, मींस एक टेबल में एक नेम का सिर्फ एक कॉलम होगा बट अगर दूसरी टेबल है उस डेटाबेस में तो उस टेबल में सेम नेम का कॉलम हो सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम ऑफ अ टेबल। Also please remember that spaces and symbols are invalid characters, means आप स्पेस नहीं दे सकते हैं एंड अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं फॉर गिविंग एनी नेम। सो इन दिस वे यू हैव टू नेम columns and your tables like
if you are naming the column then you have to name like first underscore name, means यहाँ पर आप स्पेस नहीं देंगे क्योंकि स्पेस इनवैलिड है, एंड अगर आपने अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल यूज किया है तो वो भी invalid होगा. So either you use the underscore or do not give any space, then only the name will be valid. So this is how we have to create a table. I hope you understood this much. Next topic is adding constraints in table. Means जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम डेटाबेस को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहे, कोई इनकंसिस्टेंसीज ना आए एंड रिडंडेंसी को कंट्रोल कर पाएँ. तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं, मींस ऐसे रूल्स लगाने पड़ते हैं जिनसे कि हम डेटा की वैलिडिटी को इंश्योर कर सकते हैं. मींस हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट है एंड कोई डेटा रिडंडेंसी नहीं हुई है. सो इसके लिए यहाँ पर हमें 4 कॉन्स्टेंट्स गिवन है. फर्स्ट इज प्राइमरी की. मींस जैसा कि हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी की हम किस लिए यूज करते हैं. प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड इन अ टेबल. सो अगर हम प्राइमरी की कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, मींस अगर हमारी टेबल में प्राइमरी की है तो इसका मतलब है कि हर एक रो के पास, हर एक रिकॉर्ड के पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसकी वजह से कोई भी 2 रिकॉर्ड्स रिपीट नहीं होंगे, डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी. देन द नेक्स्ट कॉन्स्टेंट इज नॉट नल. बेसिकली ये कॉन्स्टेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है. नल मीन्स जैसे सपोज कीजिए कि आपको हर स्टूडेंट का नेम अपनी टेबल में चाहिए. मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिकॉर्ड में नेम को एम्प्टी रहने दें, खाली छोड़ दें उस स्पेस को, आपको ऐसा नहीं चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज द नॉट नल कॉन्स्टेंट. इसकी हेल्प से अगर आपने वो कॉलम ब्लैंक छोड़ा तो यहाँ पर एरर शो हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपने नॉट नल कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है. एंड सिमिलर इन द केस ऑफ प्राइमरी की, अगर आप कोई भी 2 वैल्यूज रिपीट करेंगे प्राइमरी की तो वहाँ पर आपको एरर शो हो जाएगा कि ये प्राइमरी की है एंड इसका हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, सो प्रोवाइड अनदर वैल्यू. सो इस तरह से कॉन्स्टेंट सेट करने पर हमें हमेशा मैसेज मिल जाता है अगर हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो, और इसकी हेल्प से हमारा डेटा वैलिडेट रहता है. नेक्स्ट इज फॉरेन की. जैसा हमने पढ़ा कि एक टेबल में जो प्राइमरी की है अगर वो किसी दूसरी टेबल में यूज की गई है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की. तो इस वैल्यू को, मींस फॉरेन की किसी भी वैल्यू को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा अगर वो दूसरी टेबल में एग्जिस्ट करती है तो, क्योंकि अगर वो दूसरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब कि वो डेटा करेक्ट नहीं है, सो फॉरेन की वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी. सो दैट इज वाई foreign key is also a constant and it will help us to ensure validity of the data. Then the last constant is unique. यहाँ पर हम ये इंश्योर करते हैं कि हर वैल्यू यूनिक है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है. सपोज आपकी टेबल में प्राइमरी की है एडमिशन नंबर, बट जो रोल नंबर है वो भी हर बच्चे का यूनिक होगा, तो आप 2 प्राइमरी की तो सेट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी की हमेशा एक होगी. तो इस केस में आप यूनिक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्प करेगा डुप्लीकेट वैल्यू से बचने में. मींस जो भी कॉलम जिसमें आपने यूनिक कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई किया है वहां पर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होंगी. हमने डिस्कस किया कि हम कौन से कॉन्स्टेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने डेटा को वैलिडेट करने के लिए. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें ये कॉन्स्टेंट्स ऐड किस तरह से करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी की. जब आपको किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो आप जब टेबल क्रिएट करने की कमांड लिख रहे हैं उसी टाइम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम कोड को प्राइमरी की सेट करना है तो आप कोड मतलब कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप लिखने के बाद प्राइमरी की लिख देंगे एंड बाकी कमांड जैसे आप लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे. या फिर दूसरा वे है
कि आप पहले सारी कमांड्स अपनी कंप्लीट कर लें एंड एट द लास्ट जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, देन यू विल राइट प्राइमरी की एंड इन ब्रैकेट you will write the name of the column which you have to set as primary key. Then you will close the statement with a bracket and semicolon. So this is how you can set any column as primary key. Now suppose that you have to set two columns as primary key, means आपको combination of column को primary key बनाना है. तो अगर आपने इस तरह से मीन्स जब आप टेबल क्रिएशन की कमांड लिख रहे हैं एंड आपने इस तरह से अलग अलग प्राइमरी की स्पेसिफाई की, तो क्या एरर आ जाएगा, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, ये एरर आ जाएगा. एंड इससे क्या इंटरप्रेट कर रहा है माइस्क्ल कि हम दो प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं बट हमें एक प्राइमरी की चाहिए. तो इस चीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज को हम एज अ कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो दोनों अलग चीजें हैं. जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग हैं. बट जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं मीन्स वो दोनों चीजें एक साथ हैं, मीन्स वो एज वन एंटिटी वर्क कर रही हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अगर आप प्राइमरी की अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर आपने अलग अलग डिफाइन कर दी हैं, तो इस केस में आपने टू प्राइमरी की डिफाइन कर दी जो कि आप नहीं कर सकते. बट अगर आपने एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम डिफाइन किया एज प्राइमरी की, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है प्राइमरी की एंड इन ब्रैकेट यू हैव गिवन टू कीज. सो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कॉम्बिनेशन को एज प्राइमरी की सेट किया है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा. आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एंड आपके समझने के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट वे अगेन. जब आप प्राइमरी की बनाते हैं तो आप सिर्फ एक प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं. सो अगर आपको दो कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो आप उनके आगे इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे. अगर आपको दो कॉलम्स को बनाना है प्राइमरी की तो आप उनके कॉम्बिनेशन को बनाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम्स विल बी ट्रीटेड एज वन. I hope you are understanding this. Still, if you are having any confusion, you can ask me in the comment section. I will answer you there. So, here you are creating combination of columns and then you are setting it as a primary key. So, then it will have no error. यहाँ पर एक और कमांड गिवन है डिस्क्राइब. सो बेसिकली वी यूज दिस कमांड व्हेनेवर वी वांट टू सी द टेबल स्ट्रक्चर. मीन्स जब आपने क्रिएट टेबल की कमांड यूज की तो आपने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, बट अब आप देखना चाहते हैं कि वो टेबल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है. मीन्स अभी तक आपने डेटा फिल नहीं किया है, आप सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि जो आपने कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए हैं वो विजिबल हैं या नहीं. तो ये देखने के लिए आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, जिसके लिए आप यूज करेंगे डिस्क्राइब कमांड. एंड डिस्क्राइब कमांड को किस तरह से लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, DESC एंड देन द टेबल नेम. सो this is how you have to give this command and as soon as you give this command you will be shown the table structure. So यहाँ पर देख सकते हैं हमें सबसे पहले field given है means columns and then their data types are given. Then the null column is here means ये बताएगा कि यहाँ पर null values accepted हैं या नहीं. तो ये किस बेसिस पर बताई जा रही हैं, जो fields प्राइमरी की में है वो तो ऑफ कोर्सली नल नहीं हो सकती हैं, एंड जो बाकी कीज हैं जिनके आगे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है तो वो नल हो सकती हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे नॉट नल यूज नहीं किया, इसका मतलब वो नल हो सकती हैं. तो इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट में शो कर दिया है नल एंड दैट इज वाई यहाँ नल कॉलम में येस एंड येस शो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट नल कॉन्स्टेंट यूज नहीं किया था. सो अब देखते हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट कैसे यूज करते हैं. सो जिस भी कॉलम को आपको नॉट नल सिलेक्ट करना है तो उस कॉलम के डेटा टाइप के आगे आप स्पेसिफाई कर देंगे नॉट नल, या फिर
जिस तरह से आपने प्राइमरी की लास्ट में सेट की थी वैसे ही आप नॉट नल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जब सारे डेटा टाइप्स आपने लिख चुके हैं उसके बाद आप लिखेंगे नॉट नल, एंड अगर वही प्राइमरी कीज भी हैं तो आप उसके आगे कॉमा लगा के प्राइमरी की भी लिख सकते हैं, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई दीज कॉलम नेम्स, and then you have to end the statement with bracket and semicolon. So in this way you have to specify the not null constraint. I hope आपको प्राइमरी की एंड नॉट नल कॉन्स्टेंट समझ में आ गए हैं कि आपको ये किस तरह से अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट, अगर आपको करंट डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल्स का नेम देखना है, लिस्ट देखनी है, तो आप कमांड यूज करेंगे शो टेबल्स। You will simply type show tables and semicolon at end. Then you will be displayed with the list of the tables that are available in the current database. यहाँ पर जो database यूज हो रहा है उसमें दो tables हैं, tables in school and learner. So यहाँ पर दोनों tables का नेम शो हो गया है। Then the next is viewing the structure of the table. We have already discussed this command describe statement, that whenever you have to view the structure of the table means आपको देखना है कि जो आपने टेबल क्रिएट की है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स एंड कोई भी कॉन्स्ट्रेंट वो सब विजिबल होता है। तो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखना है टेबल का तो आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, डिस्क्राइब स्टेटमेंट। आप डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हैं एंड DESC भी लिख सकते हैं, बोथ विल हैव द सेम इफेक्ट। So this is the syntax and this is an example given here. टेबल स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको कॉन्स्टेंट्स भी विजिबल होते हैं अगर आप डिस्क्राइब स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपको उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। सपोज आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए आपको कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप दोनों स्पेसिफाई करने होंगे। तो सिंटेक्स होगा ऑल्टर टेबल टेबल नेम, देन यू विल राइट ऐड एंड देन कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। So in this way you can add a new column, as example is also given here. The new column name and its data type are written and also add is written, which is indicating that a new column is to be added. सिमिलरली अगर हमें कोई कॉलम ड्रॉप करना है मीन्स डिलीट करना है, तो किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। मीन्स ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम देन ड्रॉप एंड देन द कॉलम नेम। मीन्स हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टेबल का कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, एंड ड्रॉप करने से वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी वैल्यूज डिलीट होंगी, हमने डिस्कस किया है कि ऑल्टर टेबल एक DDL कमांड है। सो वो बेसिकली स्ट्रक्चर के साथ मॉडिफिकेशन करेगी, मीन्स वो कॉलम की वैल्यूज नहीं बल्कि कॉलम डिलीट करेगी। सो प्लीज रिमेंबर दैट। देन द मॉडिफाई कमांड मीन्स जब हमें किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो हम मॉडिफाई कमांड यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी गेम्स एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, बट हमें उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करना है वेरिएबल कैरेक्टर से इंटीजर में। सो वी विल यूज द मॉडिफाई कमांड एज गिवन हेयर। सो इन दिस वे वी कैन मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑल्सो। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम पर हमने कॉन्स्टेंट्स भी ऐड किए थे, बट सपोज आप उस टाइम पर कॉन्स्टेंट ऐड नहीं कर पाते हैं एंड आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से कॉन्स्टेंट ऐड भी कर सकते हैं। सो फॉर प्राइमरी की द command will be alter table then table name then add primary key and then in bracket you have to write the name of the column which is to be selected as the primary key. So यहाँ पर आपको ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना होगा जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी की सारी वैल्यूज यूनिक होती हैं। तो आपको ऐसा कॉलम चूज करना है जिसकी सारी वैल्यूज यूनिक हो, वरना वो एरर शो कर देगी स्टेटमेंट बिकॉज वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू add primary key using the alter table command,
एंड सपोज एग्जिस्टिंग प्राइमरी की है, मीन्स ऑलरेडी आपने डिफाइन की हुई है, बट आप चाहते हैं कि वो डिलीट कर दें, मीन्स वो प्राइमरी की नहीं रहे, वो कॉलम रहे बट वो एज प्राइमरी की ना रहे। सो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम, देन ड्रॉप कमांड एंड प्राइमरी की, मीन्स इससे आप प्राइमरी की को ड्रॉप कर देंगे, अब आपके पास कोई प्राइमरी की नहीं रहेगी। उसके बाद आप न्यू प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। what command you have to give, alter table, then table name, add primary key, and in bracket you have to write the name of the primary key. Here again we are using the combination. I have explained you in detail that what is the difference between combination and two different columns. अगर टेबल की क्रिएशन के टाइम पर आप नॉट नल कांस्टेंट ऐड करना भूल गए हैं तो बाद में आप ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से मॉडिफाई क्लॉज को यूज करते हुए नॉट नल कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। सो हियर इज द सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल, देन यू हैव टू गिव द टेबल नेम, देन मॉडिफाई, देन कॉलम नेम, नॉट नल, मीन्स आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सी टेबल का कौन सा कॉलम है जिसको आपको नॉट नल सेट करना है। सो इस कमांड से जो भी कॉलम है वो नॉट नल कांस्टेंट सेट हो जाएगा उस पर। सो नेक्स्ट इज दैट whenever suppose here also in the example we discussed that we added two primary keys. so suppose करते हैं कि हमें इनमें से एक कॉलम को डिलीट करना है, तो हम एक कॉलम को उस केस में डिलीट नहीं कर पाएंगे जब बचा हुआ कॉलम डुप्लीकेट एंट्रीज रखता होगा। मींस अगर हमने इन दोनों को एज प्राइमरी की ऐड किया है एंड सपोज कर लेते हैं कि हमें साइज को डिलीट करना है बट नेम में डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, तो हमें अलाउड नहीं किया जाएगा कि आप साइज को डिलीट कर सकते हैं, एरर शो हो जाएगा। सो अगर आपको दोनों को डिलीट करना है तो दोनों साइमल्टेनियसली डिलीट हो सकते हैं इस कमांड से, बट अगर आप एक रिमूव करना चाहते हैं कोई एक कॉलम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा कॉलम है उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एरर शो हो जाएगा एंड वो कॉलम डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिलीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। Now suppose that you want to delete the entire table, means आपको कोई कॉलम नहीं, कोई डेटा नहीं, पर पूरी टेबल डिलीट करनी है, तो उस केस में आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल। इट इज यूज टू डिलीट द एंटायर टेबल, so you will use this command drop table. Its syntax is as follows, drop table, table name, means you have to give the table name at the end also to specify that which table is to be deleted. जब आप ये कमांड देंगे तो वो टेबल डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DDL कमांड्स, मींस ऐसी कमांड्स जो कि डेटा की डेफिनेशन मींस उसके स्ट्रक्चर के साथ डील कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे DML कमांड्स के बारे में, मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। सो यहाँ पर हम डेटा से रिलेटेड कमांड्स को अप्लाई करेंगे, मींस अभी तक हम डेटाबेस एंड टेबल से रिलेटेड कमांड्स यूज कर रहे थे, बट अब जो हम कमांड्स यूज करेंगे DML कमांड्स, ये बेसिकली डेटा से रिलेट करती हैं, ये डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। सो हमें इन कमांड्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज insert command. When we use the create table command, we are just creating the structure of the table and not the data in it. Means अगर हमने एक टेबल को क्रिएट टेबल की कमांड से क्रिएट किया है तो हमने सिर्फ डेटा का स्ट्रक्चर तैयार किया है, टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया है, टेबल में जो डेटा है वो अभी भी इंसर्ट करना बाकी है। सो उसको इंसर्ट किस कमांड से करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड से। एंड हियर इज द सिंटेक्स, you will write insert into, then you will give the table name, then column names in bracket, then you will write values and in bracket you will write the values. So यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस सीरीज में कॉलम नेम देंगे उसी सीरीज में आपको उनकी वैल्यूज भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल here you can see the column names are roll number, gender, L name, F name.
सो व्हाट डज दिस इंडिकेट कि आपको जो आगे वैल्यूज देनी है वो भी इसी सीरीज में देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, देन यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ जेंडर. सो इन दिस वे जब आप कॉलम नेम्स स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज भी उसी ऑर्डर में स्पेसिफाई करनी है. एंड सपोज अगर आप पूरी टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं आप सभी को वैल्यूज दे रहे हैं एक साथ, तो उस केस में आपको कॉलम नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज एंड इन ब्रैकेट यू विल डायरेक्टली राइट द वैल्यूज. सो आप डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपने कोई कॉलम एस्केप नहीं किया है. जिस सीरीज में टेबल में है कॉलम्स वो सभी कॉलम्स आपने उसी सीरीज में चूज किए हैं. सो आप उनकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली फिल कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई यू हैव नॉट मेंशन्ड द कॉलम नेम्स. Also you have to take care that whenever you are writing the character values, string values or the date, then you have to put them in सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. मीन्स आप अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं सिर्फ उस केस में आप कोट्स नहीं लगाएंगे, वरना अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं या फिर कोई डेट की वैल्यू दे रहे हैं तो आपको सिंगल कोट्स में उन्हें एनक्लोज करना है. सो दिस वाज हाउ टू इंसर्ट द वैल्यूज इन अ टेबल. नेक्स्ट इज सेलेक्ट कमांड. नाउ सपोज आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, टेबल क्रिएट कर ली है, उसमें डेटा भी एंटर कर दिया है. उसके बाद आपको स्पेसिफिक कंडीशन पे बेस्ड रिजल्ट देखना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड, जिसका सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. मीन सबसे पहले आप सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम देखने हैं. एंड यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम आफ्टर द फ्रॉम क्लोज. सो हेयर example is also given, select roll number from student. So here roll number is the column name and student is the table name. एंड अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स देखने हैं, मल्टीपल कॉलम्स देखने हैं, तो आप कॉमा लगाकर डिफरेंट कॉलम नेम्स दे सकते हैं. एंड यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट कॉलम नेम्स मीन्स डिफरेंट कॉलम्स आपको दिख जाएंगे रिजल्ट में. नाउ सपोज दैट आपको सिर्फ एक दो कॉलम नहीं, टेबल में जितने भी कॉलम है सब देखने हैं. मीन्स यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम ऑफ द टेबल, देन यू विल यूज एस्टेरिस्क. इस स्टार सिंबल को हम एस्टेरिस्क बोलते हैं. ये एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, वाइल्ड कार्ड करेक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका मतलब होता है ऑल. मीन्स अगर हमने इस सिंबल को यूज किया है तो ये हमें जो भी डेटा है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी डिस्प्ले कर देगा. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस कमांड का क्या रिजल्ट होगा कि हमें टेबल पूरी दिख जाएगी, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं सब विजिबल हो जाएंगे. डिस्टिंक्ट, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू एलिमिनेट रिपीटेड वैल्यूज. मीन्स जब आपने सेलेक्ट कमांड का यूज करके जो भी रिजल्ट देखा है अगर उसमें रिपीटेड वैल्यूज हैं, आप रिपीटेड वैल्यूज नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ सेलेक्ट कमांड यूज नहीं करेंगे, आप सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट वर्ड का भी यूज करेंगे, कीवर्ड का, सो दैट जो भी कॉलम नेम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसकी सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिजल्ट में शो हो. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में जब हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है कॉलम नेम से पहले, सो इस कमांड का क्या रिजल्ट रहा कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज, रिपीटेड वैल्यूज नहीं हुई. एंड नाउ सपोज आपको सारे कॉलम्स देखने हैं, मीन्स अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो आपको वो भी देखनी है. उस केस में आप ऑल कीवर्ड यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ. सो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं देखनी है तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे. एंड अगर आपको सारी वैल्यूज देखनी है तो आप ऑल कीवर्ड का यूज करते हैं. Next is where clause. It is very important clause because we use it when we want to filter records. Means अगर हम सिर्फ select command यूज करते हैं तो जो भी कॉलम्स हैं जो हमने मेंशन किए हैं वो सभी कॉलम्स डिस्प्ले हो जाते हैं. बट सपोज अगर आपको सिर्फ वही कॉलम देखने हैं जो कि कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करते हैं, तो उस केस में आप यूज करेंगे वेयर क्लॉज, जो कि हेल्प करेगा
उस कंडीशन पर बेस्ड कॉलम्स डिस्प्ले करने में, एंड जो कॉलम्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे. सो दैट इज व्हाई वी यूज द क्लॉज वेयर. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, माई सीक्वल इज नॉट केस सेंसिटिव. आप वेयर कैपिटल में लिख रहे हैं या वेयर स्मॉल में लिख रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, both will have the same effect. We can also use arithmetic operators in the query, and here the operators are given that we can use in MySQL that are supported by MySQL. So here the first four operators have the usual meaning, means plus is used for addition, minus is used for subtraction, multiply for multiplication, and this operator for division. But this last operator, it is not the percent symbol. ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस ऑपरेटर को परसेंट सिंबल बोलते हैं या फिर परसेंटेज ऑपरेटर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है एंड इसका फंक्शन होता है रिमाइंडर को रिटर्न करना. मींस जो दो नंबर्स का रिमाइंडर होगा उसको रिटर्न करना, ये फंक्शन होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर का. एंड इसे आप परसेंटेज ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, परसेंटेज सिंबल नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर जब हम सीक्वल कमांड्स की बात कर रहे हैं. सो अगर आप इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, सपोज जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ओरिजिनल टेबल है, आप वहाँ पर चेंज करना नहीं चाहते, बस जो आपको रिजल्ट देखना है, आपको वहाँ पर देखना है कि उस चीज़ में कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन करने पर क्या रिजल्ट आता है, आपको ये सिर्फ देखना है, आपको एक्चुअल में चेंज नहीं करना है, तो आप सेलेक्ट कमांड के साथ ये ऑपरेटर्स लगा सकते हैं. मींस जब आपने सेलेक्ट कमांड के बाद कॉलम नेम प्रोवाइड किया है, तो कॉलम नेम के बाद आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड जो भी चेंज होगा वो सिर्फ डिस्प्लेड रिजल्ट में होगा, एक्चुअल टेबल में वो चेंज नहीं होता है. और अगर आपको एक्चुअल टेबल में, एक्चुअल डेटा में चेंज करना है, तो उसके लिए आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे, जिसका अभी हम डिस्कशन आगे करेंगे. Then next are relational operators. These are the relational operators available in MySQL, and ये हम where clause में यूज करते हैं. मीन्स जहाँ पर हम where clause में किसी भी कॉलम की कंडीशन दे रहे हैं, तो वो कंडीशन देने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. सो जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है, where city is equal to जयपुर. सो यहाँ पर ये जो इक्वल टू साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है कि जो सिटी है वो जयपुर है, ऐसे ही रिजल्ट्स यहाँ पर शो होने चाहिए, तो इसलिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. जब भी हम सीक्वल में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो 3 ऑपरेटर्स वैलिड हैं, 3 ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है माई सीक्वल, जो है एंड और नॉट. सो ये 3 ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है माई सीक्वल. एंड ऑपरेटर हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करेंगे. किस कंडीशन में? जब हमें दो कंडीशन देनी है एंड दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट डिस्प्ले हो. जो भी रिजल्ट है उसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हो, उस केस में हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं. एंड जब हमें उनमें से सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू करना है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे और. एंड जब हमें एक ऐसी कंडीशन देनी है जो कि नहीं होनी चाहिए, मींस हमें ऐसा डेटा चाहिए जिसमें वो कंडीशन ना हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर. सो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द क्वेरी बेस्ड ऑन वेयर क्लॉज. नेक्स्ट इज बिटवीन ऑपरेटर. ये हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी स्पेसिफिक रेंज पर बेस्ड डेटा फेच करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अपर रेंज और लोअर रेंज दी है, जिसके बीच जो भी डेटा फॉल कर रहा है हमें वो डेटा डिस्प्ले करना है, तो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे. एंड जो वैल्यूज हमने दी हैं अपर रेंज एंड लोअर रेंज की, वो वैल्यूज भी इस रिजल्ट में काउंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने दिया है बिटवीन 92 एंड 95, तो यहाँ पर 92 एंड 95 दोनों वैल्यूज काउंट होंगी, एंड उनके बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी.
We have already discussed about or operator and not operator. नॉट ऑपरेटर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशन आप दे रहे हैं वो आपको ब्रैकेट में देनी है। मींस आप जब लिखेंगे वेयर नॉट, तो नॉट के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है एंड उस ब्रैकेट में आप वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जो कंडीशन आपको नॉट ऑपरेटर के लिए यूज करनी है। नल वैल्यूज से रिलेटेड दो ऑपरेटर हैं। फर्स्ट है इज ऑपरेटर, मींस जिसमें हम ऐसी कमांड यूज करेंगे जहां पर वैल्यूज नल है। मींस अगर आपको ऐसे रिजल्ट डिस्प्ले करने हैं जहां पर वैल्यू नल है तो आप यूज करेंगे कमांड इज नल। एंड जहां पर आपको ऐसी कमांड यूज करनी है कि वहां पर कॉलम में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो उस केस में आप यूज करते हैं इज नॉट नल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इज नल एंड इज नॉट नल। सो यहाँ पर आपको याद रखना है ये दोनों completely opposite हैं। The operation equal null and not equal null are not defined. Means ऐसा नहीं है कि अगर आप is की जगह equal put कर दें या फिर is not की जगह not equal put कर दें तो भी आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। ऐसा ऑपरेशन डिफाइन नहीं है MySQL में। तो अगर आप ये लिख भी देते हैं इक्वल नल तो वो वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एरर शो हो जाएगा। एक्सेप्टेबल क्या है, इज नल एंड इज नॉट नल, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। बट अगर आप ये सिंबल्स यूज करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इन केस ऑफ नल। नाउ सपोज दैट जो भी आप रिजल्ट देख आते हैं, जो भी कॉलम्स देखना चाहते हैं सेलेक्ट कमांड की हेल्प से, आप चाहते हैं कि उनका जो कॉलम नेम है वो कुछ और डिस्प्ले हो। मींस एक्चुअल जो टेबल है डेटाबेस में वहां पर उस कॉलम का नेम चेंज ना हो, बट जो आपको रिजल्ट दिख रहा है वहां पर उसका नेम चेंज हो, कुछ और नेम डिस्प्ले हो ओनली इन द रिजल्ट। सो उस केस में आप यूज करते हैं एलियास, जिसके लिए एज कीवर्ड यूज करते हैं। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है सेलेक्ट रोल नंबर एज रोल नंबर। सो यहाँ पर हमने ये जो एज कीवर्ड यूज किया है ये किस लिए यूज किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो रोल नंबर शॉर्ट में लिखा हुआ है आर नंबर, सो ये ऐसे शो ना हो बल्कि यहाँ पर शो हो पूरा रोल नंबर। एंड इसीलिए हमने एज कीवर्ड यूज किया है। सो इसकी हेल्प से हमने ओरिजिनल टेबल में कोई चेंज नहीं किया है, बट जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ वहां पर हमने कॉलम नेम चेंज कर दिया है with the help of as keyword. नेक्स्ट, हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट विद इन द क्वेरी। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो, मीन्स एक ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले हो जिसकी वजह से जो भी क्वेरी है वो यूज़र के लिए कन्वीनियंट हो समझने में, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं ये फीचर। इसकी हेल्प से आप सेलेक्ट कमांड में एक टेक्स्ट मेंशन करेंगे एंड वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा क्वेरी में। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कॉलम नेम, सबसे पहले आप कॉलम नेम देंगे, फिर आप कॉमा पुट करेंगे एंड सिंगल कोट्स में आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आपको डिस्प्ले करना है। देन अगेन यू विल पुट कॉमा एंड देन विच एवर कॉलम यू हैव टू डिस्प्ले, देन फ्रॉम टेबल नेम। सो इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट बिटवीन द क्वेरी दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। मीन्स जो भी क्वेरी आपने सेलेक्ट कमांड में मांगी है कि ये डिस्प्ले हो जाए, सो उस क्वेरी में आपको अगर कोई भी टेक्स्ट देखना है, इंसर्ट करना है, तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ सपोज दैट आपको एक ही कॉलम में मल्टीपल और की कंडीशन देनी है। मींस एक कॉलम है मार्क्स एंड आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, बट अगर आपने एक से ज़्यादा और यूज़ किए तो वो आपके लिए भी एक हेक्टिक वर्क होगा एंड ना ही ये अप्रोप्रिएट वे है। इसके लिए एक सेपरेट कमांड है, हम इसके लिए इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक कॉलम में जब हमें एक से ज़्यादा और ऑपरेटर यूज़ करने हैं तो हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट में हम वो सभी वैल्यूज़ मेंशन कर देंगे
जो कि हमें और ऑपरेटर में यूज करनी थी। सो बेसिकली इन ऑपरेटर की हेल्प से हम एक ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे जिसकी अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज लाइक कीवर्ड। यहाँ हम लाइक कीवर्ड वेयर क्लॉज के साथ तब यूज करते हैं जब हमें पैटर्न मैचिंग करनी होती है एंड ये बहुत यूजफुल फीचर है। इसकी हेल्प से हम कोई भी स्ट्रिंग मैच कर सकते हैं एंड उसके बिहाफ पर रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो बेसिक कैरेक्टर यूज करेंगे। फर्स्ट है परसेंट सिंबल एंड सेकेंड इज अंडरस्कोर कैरेक्टर। परसेंट सिंबल हम तब यूज करते हैं जब हमें जीरो या जीरो से ज्यादा कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना होता है। ये इंडिकेट करना होता है कि यहाँ पर जीरो या जीरो से ज्यादा कैरेक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। देन अंडरस्कोर कैरेक्टर ये हम तब यूज करेंगे जब हमें स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, उसके लिए हम यूज करेंगे अंडरस्कोर कैरेक्टर। सो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्वेरी में गिवन है A%, तो इसका मतलब है कि A के बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट A है। देन परसेंट के मीन्स के से पहले लेटर हो भी सकता है और नहीं भी, बट के पर वो एंड होना चाहिए। देन यहाँ पर हमें 5 अंडरस्कोर कैरेक्टर्स गिवन है जिनका मतलब है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग अवेलेबल होनी चाहिए, सिर्फ वही रिजल्ट में डिस्प्ले होगी। सो सिमिलरली हेयर वेरियस अदर एग्जाम्पल्स आर गिवन। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम अंडरस्कोर कहाँ पर यूज करेंगे एंड परसेंट सिंबल कहाँ पर यूज करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, underscore character will represent only one character, but percent symbol will indicate 0 or more characters. Next is order by। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें डिस्प्ले डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स जो भी डेटा हमने वेयर क्लॉज की हेल्प से फेच किया है हम उसे सॉर्ट करना चाहते हैं, तब हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। एंड यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। इन केस ऑफ असेंडिंग the keyword is used ASC and in case of descending the keyword is used DESC। अगर आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ASC मेंशन करें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तब उस केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा DESC, बिकॉज DESC बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सेट होता, तो इसीलिए आपको वो मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन एंड देन एट लास्ट ऑर्डर बाय कॉलम नेम डिसेंडिंग। सो यहाँ पर हमने वेयर क्लॉज के बाद ऑर्डर बाय क्लॉज दिया है जहाँ पर हमने ये मेंशन किया है कि हमें कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, मीन्स किस कॉलम के बेसिस पर हमें सॉर्ट करना है डेटा एंड कौन से ऑर्डर में करना है, यहाँ पर हमें डिसेंडिंग में करना है। एंड सपोज जो डेटा है उसमें अगर नल वैल्यूज भी हैं तो नल वैल्यू सबसे पहले आएगी अगर असेंडिंग ऑर्डर है, एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बाद में आएगी। मीन्स नल वैल्यू को सबसे स्मॉलर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज अपडेट कमांड। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एंटर्ड वैल्यूज़ में मॉडिफिकेशन करना है। मींस जब हम एक टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट कर चुके हैं एंड उसके बाद हमें उन वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है, तब हम यूज़ करते हैं अपडेट कमांड। एंड ये एक DML कमांड है क्योंकि यहाँ पर हम डेटा की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ DML कमांड। एंड इसका सिंटेक्स है update table name, means first of all you have to give the table name, then set column name is equal to value, means आप पहले कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है एंड देन वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इक्वल ऑपरेटर भी यूज करेंगे एंड उसके बाद में वेयर कंडीशन देनी है, मींस किस कंडीशन के बेसिस पर आपको चेंज करना है।
जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में गिवन है, अपडेट एम्प्लॉय सेट जोन इज इक्वल टू ईस्ट वेयर सिटी इज इक्वल टू जयपुर। तो यहाँ पर ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे जहाँ पर सिटी जयपुर है, तो वहाँ पर जोन अपडेट हो जाएगा एंड वो ईस्ट बन जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन मेक द चेंज इन द डेटा ऑफ द टेबल। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये चेंज हमने सिर्फ डिस्प्ले में किया है, जो क्वेरी डिस्प्ले हुई है हमने वहाँ पर चेंज किया है, वो सिर्फ हम सेलेक्ट के केस में कर रहे थे, बट यहाँ पर हमने अपडेट कमांड यूज़ की है। ये एक DML कमांड है एंड ये डेटा को मैनिपुलेट करती है। सो यहाँ पर हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो एक्चुअल टेबल में हुए हैं। तो जो भी मॉडिफिकेशन था वो कहाँ पर हुआ है, एक्चुअल डेटा में हुआ है, जो कि टेबल में प्रेजेंट है। द लास्ट कमांड इज डिलीट कमांड। इट इज ऑल्सो अ DML कमांड। यहाँ पर हम ये कमांड इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर पाए। दिस कमांड इज नॉट यूज टू डिलीट एनी स्पेसिफिक वैल्यू, क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करते हैं तो वो स्पेस खाली रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ अ डेटाबेस। तो इस केस में जब आप डिलीट कमांड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। सो फॉर दिस पर्पस यू आर यूजिंग द डिलीट कमांड। एंड अगर आपने डिलीट कमांड के साथ कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है वेयर क्लॉज में, मीन्स आपने डायरेक्टली लिख दिया है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सो इस केस में क्या होगा, पूरी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे सब डिलीट हो जाएंगे। बट अगर आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई की है तो उस कंडीशन को जितनी रिकॉर्ड सेटिस्फाई करते हैं वो रोज डिलीट हो जाती हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ डिलीट कमांड। अगेन it is a DML command. Then points to remember are given. आपको ये सभी पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ये सभी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं जो भी आपने पढ़ा है, एंड आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, आप इजीली भूलते नहीं हैं, ज़्यादा टाइम तक आपको सब कुछ याद रहता है। सो इसलिए आपको ये सभी पॉइंट्स पढ़ने हैं। एंड हेयर द एक्सरसाइजेज आर गिवन। हमने चैप्टर में सब कुछ कवर कर लिया है। आप ये सभी एक्सरसाइजेस करके देखेंगे, सभी क्वेश्चंस करके देखेंगे, एंड आई होप आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो विद दिस वी हैव फाइनली completed the one shot video for RDBMS. We'll meet you soon in the next one shot video. Till then, bye bye. If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description.